विश्वविद्यालय ने आज तक प्रवासी साहित्य पे या कुछ इस तरह से कोई प्रकोष्ठ बनाया है। और ये जान के आपको आश्चर्य होगा, हिंदी का पहला डाटाबेस जो है एक हमारे नॉर्वे के व्यक्ति ने बनाया। उसी प्रकार और बहुत सी चीजें हैं। और नॉर्वेजियन भाषा में 3 बार जो है भगवत गीता का अनुवाद हुआ। मैंने भारत में किसी भी विद्वान के हाथ से कोई लिखे लेख में उसका संदर्भ नहीं पाया, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं उसको सोचना है। इसीलिए जंगल में आग लगी थी तो गुंजन चिड़िया एक बूंद में पानी लेकर के उस आग को बुझाने चल पड़ी। रास्ते में पशु पक्षियों ने उससे प्रश्न किया, अरे तू छोटी सी चिड़िया है, तू क्या जंगल की आग बुझाएगी? तो तू कैसे? तो कहती नहीं, मैं तो आग बुझा लूंगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसी विश्वास के साथ जो आदरणीय गुडी विश्व जी ने, मोहन चंद्र नौटियाल साहब ने, और देश विदेश में जो लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं, अपनी हिंदी के बारे में विचार कर रहे हैं। जैसे कि नॉर्वे में जब हम लोग यहाँ पर पहली मई मनाते हैं, तो पहली मई जो इसलिए मनाते हैं कि पूरे साल भर में जो भी हमारी समस्याएं हैं काम को लेकर, दूसरी चीजों को लेकर, उस पर विचार करें। तो इसके सरकार का काम नहीं होता है, उन कर्मचारियों का काम होता है कि अपनी समस्याओं को देखें और उसको आपस में मिल बैठ करके सुलझाएं और उनमें से एक प्रस्ताव लेकर आगे सरकार को दें। कोई भी सरकार होती है वो मानती है, क्योंकि उसका फर्ज है और उसको सहायता भी मिल जाती है। तो गुंजन चिड़िया ने कहा, मैं अपने हिस्से का योगदान दे रही हूँ, मैं अपने हिस्से का योगदान दे रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आग बुझ जाएगी। मैं गुंजन चिड़िया की तरह एक व्यक्ति हूँ और सभी आप विद्यार्थी लोग उसी गुंजन चिड़िया का एक हिस्सा हैं। और मतलब कहने का मतलब उसके योगदान की तरह आप कार्य करिए। और आपको मालूम है, ये अगर सोचे कि हमने ये किया, मुझे ये नहीं मिला, उसने ऐसा किया वैसा किया, भाई हमारे यहाँ कहावत भी है कि जो हमारे यहाँ भारतीय दिया होता है, जो पूजा में हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का दिया, तो मिट्टी का दिया तो थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा जगह लेता है नीचे, जैसे मोमबत्ती भी थोड़ी जगह लेती है। तो लेकिन मिट्टी के दिए के नीचे अंधेरा होता है, तो चिराग तले अंधेरा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि प्रकाश नहीं है। सूरज एक है, लेकिन आप सारे लोग जो है एक प्रकाश के रूप में है, एक दीपक के रूप में है। तो दीपक उजाला करता है। उदाहरण एक और दे रहा हूँ, आप ये देखिए, देवभूमि से हमारी श्रद्धेय गुड्डी विश से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पहाड़ में हम लोग रहते हैं। मैंने कहा मैं भी पहाड़ी और घाटियों में बसे देश में रह रहा हूँ 40 साल से, तो मैं भी पहाड़ का आदमी हो गया हूँ, पहाड़ी हो गया हूँ। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जब उदाहरण देना चाहता हूँ जिसके लिए पहाड़ का जिक्र किया, वो ये है कि नॉर्वे में 4-5 महीने जो है बहुत ठंड होती है, जिसमें 3 महीने लगभग जो है बर्फ होती है। वो बर्फ ना भी गिर रही हो तो भी जमी रहती है, और बल्कि कई बार तो 5-5 महीने तक बर्फ सड़क के आसपास और ये सब दिखाई पड़ती रहती है। तो उस बर्फ में नॉर्वे में जब जाड़े के दिन होते हैं तो अंधेरा होता है, यानी सूरज थोड़ा बहुत होता है तो ऊपर से नीचे नहीं आ पाता, और लगभग जो 1.25-2 महीने उत्तरी नॉर्वे में सूरज नहीं निकलता। लेकिन जो बर्फ गिरी होती है उसमें हम लोग जो प्रकाश जलाते हैं या लाइट जलाते हैं या कोई भी, तो उससे जो है परावर्तित होकर प्रकाश बहुत फैल जाता है। यानी एक दीपक उस बर्फ में, यानी प्राकृतिक बर्फ में करके कितना फूल जाता है। आपने एक्सिमो का नाम सुना होगा, एक्सिमो कहते हैं जो लोग बर्फ में रहते थे कभी। और एक और सूचना देना चाहता हूँ कि जो हिंदी का साहित्य है, जो आपने सभी देशों के मेरी चर्चा की, तो वह बहुत अच्छा किया आपने चर्चा की। जिन देशों में गया जरूर मैंने कुछ न कुछ शब्द वहाँ के नोट किए होंगे, और जो चर्चित शब्द हैं वो हमें अपनी हिंदी में लाने हैं जब वहाँ की हम कथा की बात कर रहे हैं, अगर हम कर सकते हैं। और ज्यादातर क्या होता है कि हम आए, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं या किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, विदेश आए, और यहाँ के अगर हम लोकसभा के, यहाँ के लोकसभा जैसे है, पार्लियामेंट का हाल है, फलाना है, वहां पर हिंदी में भाषण दे लें या हम कुछ काम कर लें, अच्छी बात है। कि जब वो हमारा इंग्लैंड वाले सब प्रयोग करते रहे तो हम भी उनकी जगहों को इस्तेमाल करें, और खासकर तब जब हमारे लोग यहाँ रह रहे हैं। जब हमारे लोग यहाँ रह रहे हैं तो वो भी ब्रिटेन भाषी हैं, वो भी नॉर्वे भाषी हैं, तो उस संदर्भ में हम काफी कुछ कार्य कर सकते हैं। तो अब मैं आ रहा हूँ कि हम लोग का अपना निजी योगदान थोड़ा बहुत क्या नॉर्वे में रहा है हिंदी को लेकर के, क्योंकि आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। नॉर्वे में जो है, और नॉर्वे जैसे देश, जैसे स्कैंडिनेवियाई देश, कौन से हैं स्कैंडिनेवियाई देश? नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड, इनको स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। और इसे उत्तरी देश भी कहते हैं क्योंकि ये दुनिया के सबसे उत्तर में बसे हुए हैं। तो नॉर्वे में हम लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, जिसका अर्बाइदर पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके प्रधानमंत्री अभी बनने वाले हैं, तो मैंने एक सप्ताह पहले से ही घोषणा कर दी थी। घोषणा क्या कर दी है, सबको मालूम होता है कौन हो रहा है। तो उस पार्टी से, और हमारी जिस पार्टी में मैं हूँ उस पार्टी में, दोनों ने अपनी पॉलिटिकल जो प्रोग्राम में ये बनाया कि हम लोग अगर जीत के आएंगे तो हिंदी को
अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा देंगे। अब बताइए, ना तो इसमें हमें सहयोग चाहिए या दूतावास का, ना वो दे सकते हैं, ना भारत सरकार का सहयोग चाहिए, ना वो दे सकते हैं। कारण ये है कि किसी भी देश की पार्लियामेंट में कोई विदेशी जो है राज्य जो है कोई दखल नहीं दे सकता, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मातृभाषा के रूप में हिंदी पढ़ते हैं। तो शुरू में जब हमने आवाज उठाई हम लोगों ने, हमने का मतलब मैं नहीं है, मतलब जो भारतीय समाज को लेकर के, क्योंकि भारतीय समाज में चाहे हम एक हिस्से को लेकर चलें चाहे दो हिस्से को, लेकिन जब तक हम सबका नहीं बनाकर चलेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो हिंदी तभी आगे बढ़ेगी जब अन्य भारतीय भाषाओं के साथ मिलकर चलेगी। हिंदी तभी आगे बढ़ेगी जब हम जिस जगह रह रहे हैं वहां पे राजनीतिक सहयोग भी प्राप्त करेंगे, किसी भी प्रकार का वहां सहयोग हो। तो हिंदी को लेबर पार्टी और एसवे सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी नॉर्वे में उन्होंने कहा कि ओस्लो ओस्लो जो है यहाँ प्रदेश की तरह है, तो यहाँ की भाषा अंतर्राष्ट्रीय होगी, हम अपने प्रोग्राम में रखते हैं। लेकिन हमें जो है 5-6 पार्टियों का और सहयोग चाहिए। यहाँ कई पार्टियां हैं लेकिन 9 पार्टियों को यहाँ पर काफी अच्छी सीटें वगैरह मिली हैं। तो धीरे धीरे हम लोग लॉबी बना करके ये इस बात को मिटा करके कि वो विरोधी दल है, फलाना दल है, उन सबके हाथ पैर जोड़कर एक दिन ओस्लो की अंतर्राष्ट्रीय भाषा उसी तरह हिंदी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, जैसे कि यहाँ फ्रेंच है, जैसे कि यहाँ स्पेनिश है। तो आपका अपना क्या योगदान है? क्या आपने अपने बच्चे को हिंदी पढ़ाया है? क्या आपने अपने बच्चों को लोकोक्तियां सिखाई हैं, मुहावरे सिखाए हैं? क्या दादी और नानी से हमारे जैसे मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, क्या हमने अपने बच्चों को बैठाल के उनसे बातचीत करवाने का और उनसे सुनने का अवसर मिला है? कई लोगों को अवसर मिलता है भारत में, लेकिन इस पेंडेमिक के समय में, कोरोना महामारी यानी कोविड कहते हैं, कोविड-19 महामारी में, जो कोरोना के जो वायरस के संक्रमण के कारण हम लोग बहुत परेशान हुए, उस समय हमारे पास कितना अच्छा मौका था। 100 साल पहले, मैं हिंदी के संदर्भ में कह रहा हूँ, 100 साल पहले जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद नॉर्वे में महामारी आई थी, तो नॉर्वे के बहुत से लोगों ने पलायन किया था। और वो पलायन इसलिए कर सके कि नॉर्वे के पास कौशल विकास था, वो पानी के जहाज, पानी के नावों का, और उस कौशल विकास को इन्होंने बढ़ाया है, घटाया नहीं है। इसलिए नॉर्वे के किंडरगार्टन में हमें जब हिंदी सिखानी है तो हिंदी को हमको कौशल विकास से जोड़ना होगा, हिंदी को हमें तकनीक से जोड़ना होगा, और बहुत मुश्किल नहीं है। आप किंडरगार्टन से शुरू कर सकते हैं। बच्चा जब 6 महीने से 6 साल तक होता है 4 भाषाएं सीख सकता है। भारतीय माता पिता इतने मुझे लगता है कि उन्हें जो है कोई बीमारी के तौर पे नहीं, लेकिन उन्हें जो है अपनी भाषा का वो गौरव और उनकी भाषा की शक्ति का पता ही नहीं है। मैं तो इसीलिए कहूंगा उनकी शक्ति का पता ही नहीं है। जैसे चिराग के तले अंधेरा है लेकिन रोशनी देता है, उसी प्रकार सभी, ऐसा नहीं है कि चिराग के तले अंधेरा है तो चिराग को हम हटा दें, बिल्कुल नहीं। चिराग तले अंधेरा है लेकिन चिराग के ऊपर तो उजाला है। हमारी भाषा जब तक हमें नहीं आती तब तक रोशनी नहीं देती है, जब आने लगती है तो वो रोशनी देने लगती है। अभी गुड्डी विश जी ने कहा था कि दुनिया के सभी शिक्षाविद इस बात से सहमत हैं कि जिस बच्चे को मातृभाषा आती है वह अभिव्यक्ति अच्छी कर सकता है और वह ज्ञान अच्छी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह अधिकार बनाया है, और जो हमारे देश में भी पहले भी अधिकार रहा है, और खैर सांस्कृतिक अधिकार रहा ही है। संस्कार घर में सिखाए जाते थे और कंपलसरी सिखाए जाते थे। और जैसा भी जिस भी स्टेट में हम रहते हैं, जिस भी जगह रहते हैं, तो उनके अपने अपने संस्कार हैं। हमारे आदिवासी भाई बहनों के अलग संस्कार हैं, हमारे जो है जनजाति वालों के अलग संस्कार हैं। सभी जो है भारतीय संस्कार हैं, सभी बहुत जरूरी हैं। अब आइए, तो क्या नॉर्वे में कैसे करते हैं? नॉर्वे में 6 महीने अगर आपका कोई बच्चा है तो आप बालवाड़ी या किंडरगार्टन में उसे भेज सकते हैं। तो क्या होता है, चाहे 6 महीने का बच्चा हो चाहे 6 साल का बच्चा हो, उसे यहाँ के मौसम से अनभिज्ञ होता है, क्योंकि छोटा होता है जब, तो बाहर आता है तो उसे आसमान के नीचे रखते हैं, चाहे बर्फ गिर रही हो, चाहे पानी गिर रहा हो, चाहे कड़ी धूप हो। हाँ, उस समय उसको, जैसे 6 महीने का बच्चा है तो उसको कपड़े पहना देंगे, उसे जो है एक छोटी सी जैसे कहते हैं वोगन कहते हैं, यानी 4 पहिए वाली होती है, उसमें लिटा देते हैं ताकि उसे परेशानी ना हो। लेकिन उससे मौसम को परिचित करना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार हमारी भाषा का क्या मौसम है, हमारी भाषा का क्या वातावरण है, उसको अगर हमने स्कूल जाने के पहले बच्चे को प्रवीण नहीं किया, चाहे वो हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे तमिल हो, हमारी सारी भारतीय भाषाएं, सारी भारतीय भाषाओं पर हिंदी हिंदी जो है सहयोग की आकांक्षी भी है,
और सहयोग करती भी है। और हिंदी के लिए एक और बात बताएँ, जो जब हमने यहाँ पॉलिटिकल बात उठाई कि हमें हिंदी को और पंजाबी को भाषा बनाना है, तो यहाँ स्कूलों में बजट की कटौती के कारण, आपका अगर ये रिकॉर्ड हो रहा हो तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे पूर्णचंद टंडन जी और दूसरे भी लोग भी जान सकें कि जो यहाँ पर हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। जी हाँ, जी, जी। नॉर्वे में और विशेषकर ओस्लो में जो सबसे बड़ा यहाँ का राज्य माना जाता है, ये प्रदेश की तरह इसकी इसका संचालन होता है। बेशक ये शहर है, लेकिन प्रदेश की तरह 4 शहरों का यहाँ संचालन होता है। अब यहाँ पर 1993 में जब मातृभाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाना बंद करने की घोषणा की गई, फिर उसके बाद जो है थोड़ा-सा सब लोगों से मिल करके हम लोग आगे आए। यहाँ पर कल भी जब हम लोगों ने दूतावास में कल हिंदी दिवस मनाया, तो जो भी किसी भी प्रकार के जो भी सज्जन थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने अकेले ये इसका प्रयास किया तो हिंदी वापस आई या दूसरे ने प्रयास किया। यहाँ हम लोगों को सबका प्रयास बताना होगा और सबका प्रयास लेने की कोशिश करना होगा। फिर हम लोगों ने हिंदी के साथ पंजाबी जोड़ा, तमिल जोड़ा, उर्दू जोड़ा। ये चारों ही भारत की भाषाएँ हैं। उर्दू भारत की भाषा है, ध्यान रखिएगा। और अभी बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि उर्दू भारत की भाषा है। सबसे अच्छा साहित्य, आधुनिक साहित्य उर्दू में लिखा जा रहा है। दुनिया का के कोई भी देश में जहाँ भी उर्दू के लेखक हैं, वो भारत में ही अपना साहित्य छपवाते हैं। उसका कारण है प्रजातंत्र, उसका कारण है यहाँ पर अभी भी शिक्षा का माहौल बहुत अच्छा है, हिंदी का, उर्दू का और भी भारतीय भाषाओं का। अब आइए वापस, तो हम लोगों ने 4 भाषाओं को जब शामिल किया तो इनकी संख्या बढ़ गई। जब इनकी बोलने वाले और प्रयोग करने वालों की संख्या बढ़ गई, तो ये जो 2 बातें बताई थी कि 2 पार्टियों ने पास किया कि वो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाएँगे, तो ये बहुत सुखद बात है। और विशेषकर पश्चिमी देशों में, मैं सभी देशों में नहीं कह रहा हूँ, पश्चिमी देशों में कौन कहलाते हैं? जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका के साथ कनाडा है, कनाडा के साथ ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, इस तरह से इन्हें पश्चिमी देश से कहते हैं। और यूरोप के सारे देश, पहले यूरोप के कुछ देश जो है ईस्ट यूरोप और ईस्ट और वेस्ट में बटा था, लेकिन अब लगभग सब एक सा हो गया है। सभी देशों में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। और यहाँ पर भी आपने अभी देखा होगा कि अफगानिस्तान की बात है, चाहे चाहे वो इराक की बात हो, और उसी तरह से ये जो कट्टरता को कहीं भी स्थान यहाँ नहीं दिया जाता है। और अगर इसका उदाहरण हम आपको दें, तो यूरोप में 2 बार जो है 2 देशों ने, जैसे कि उसका भाग आता है यूगोस्लाविया, और यूगोस्लाविया के बाद जो देश बढ़ते चले गए, वहां पर भी ऐसा हुआ कि भाई हम एक एक कास्ट के लोगों को, एक तरह के लोगों को हम नहीं मानते। तो आपको आप चूंकि भारत के हम समाचार पत्रों में विदेश के बारे में जो सूचनाएं छपती हैं, वो बिल्कुल प्रायोगिक नहीं होती, और प्रायोगिक होने के साथ शोध के साथ नहीं करते। साथ ही साथ ये भी मैं कहूँगा, ये हिंदी के साथ सौभाग्य है कि हम लोग भी हैं यहाँ विदेश में, और दुनिया में और बहुत से लोग विदेशों में हैं, जो अपने शोध करके और स्रोतों को जांच करके लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं। और विदेशों में जो भारतीय विद्वान हैं, जो हमारी तरह भारतीय देखने में है, तो हमने ये देखा है कि भारतीय एक शिकायत नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, मुझे कोई समस्या कहीं नहीं आई। उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग भारतीय देखने में हैं, इसलिए भारत में मेरी इज्जत नहीं होती, ऐसा नहीं होता। मैंने उनसे कहा कि इसमें आपकी संवाद की कमी हो सकती है। अगर कोई आपको नहीं बोलने दे रहा, आप हाथ उठा सकते हैं, क्या मैं 1 मिनट बोल सकता हूँ? आप जो है देखिए कितना अच्छा बात है कि आपको अगर हम कोई सुझाव देना चाहें, एक मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं, या आपको बता सकते हैं, या बीच में बोल सकते हैं, हाँ नमस्कार जी मैं भी आ गया हूँ। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं, आपको पहली बार नहीं देखेगा, दोबारा देखा जा सकता है। तो भारत में जो भी, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हिंदी रोजगार की भाषा है और बन रही है, और उस पर गर्व करिए। नहीं, आने वाले दिनों में भारत में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकें विदेशी विद्वान द्वारा लिखा हुआ अगर होगा, तो आदरणीय पूर्णचंद टंडन जी, आप भी नहीं हटा सकते उसे। बेशक अभी दिल्ली विश्वविद्यालय ने और कई विश्वविद्यालयों ने प्रवासी साहित्य या विदेश में लिखे जा रहे साहित्य को मान्यता नहीं दी है, या उनको आने का अवसर इसलिए नहीं मिल रहा है कि शायद उन्होंने अभी उतना सम्माननीय पूर्वक कार्य नहीं किया है, शायद उनके शोध को आप लोग नहीं जान पाए हैं। मैं कोशिश करूंगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा, इसीलिए मुझे आदरणीय गुड्डी विश्व से निवेदन किया था कि अपना डाक का पता भेजें विश्वविद्यालय का, आपने शायद भेज भी दिया है, तो उसपे मैं पत्रिकाएं भेजूंगा। और उस पत्रिका में आप देखेंगे, जब हम लोग कहते हैं कि पत्रिका जो है गैर धार्मिक और गैर राजनीतिक है, तो कृपया उसमें और कुछ मत सीखें। हिंदी वाले और दूसरी भारतीय भाषा वाले ये सीखें, इस पत्रिका में जब गैर धार्मिक और गैर राजनीतिक है कैसी होती है। अभी लोगों को बातें करने में तो कह देंगे ये राजनीतिक है, ये है, वो है, लेकिन उसको एक हमें पढ़ाई के रूप में,
एक विषय के रूप में, एक शोध के रूप में देखना है, समझना है, परखना है। भारतीय अखबार ही नहीं, दुनिया के बहुत से अखबार जैसे भारत जैसे देश हैं, उनमें समझ लीजिए 21% से लेके 31% फेक न्यूज़ होती है। तो ये मेरा मतलब नहीं है कि उसकी निंदा के तौर पे कह रहा हूँ। उसका कारण है कि जर्नलिस्ट के पास शायद समय कम है, शायद जर्नलिस्ट के पास स्रोत कम है, या वो पढ़ा लिखा नहीं है, और अगर पढ़ा लिखा है तो वो इतना ज़्यादा जागरूक नहीं है। और ये हो जाएगा क्योंकि भारत में शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है। जैसे कि नई शिक्षा नीति है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति जब भी वो लागू करें, तो मेरा तो सुझाव यही है कि अगर वो उत्तराखंड में लागू करते हैं, तो उत्तराखंड के लोगों से वहां से पूछें और उनसे राय लें। तो वो जब इम्प्लीमेंटेशन करें, तो कम से कम उसमें ये जरूर जोड़ दें कि गढ़वाली है, दूसरी है, फलानी है, एक बोली के रूप में एक छोटा सा हिस्सा बन जाए। जिस तरह की जब मैंने हाई स्कूल किया था सन 70-72 के बीच में, तब जो है 3 पेपर होते थे, उसमें संस्कृत तीसरे पेपर में पढ़ाई जाती थी। क्यों नहीं ऐसा एक विषय हो सकता जिसके पास न होने पर भी उसको डिग्री मिल जाए, लेकिन उस भाषा को तो आ जाए। तो स्थानीय भाषा गढ़वाली चली जाएगी, उसी तरह कुमाऊनी चली जाएगी। इन सब चीजों को जोड़ें। उसी तरह से दक्षिण भारत में, या आपको मैं सूचना दे रहा हूँ क्योंकि एक अच्छा मंच है, ये सूचनात्मक मंच है, शोध का मंच है, और अगर मेरी सूचनाएं ठीक नहीं है तो उसको आप स्रोत बता करके उसको पूरा करिए, तो हम भी उसको सीखें और जाने, और हम आगे से अच्छी बात करें। दक्षिण भारत में नई शिक्षा नीति के कारण, चूंकि दक्षिण भारत में हिंदी अध्यापकों और उनके संघों से बिना बात किए हुए इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश हो रही है, उसके कारण जो है बहुत से हिंदी शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। ये मैंने वहां 2-3 वेबिनार में गया तो उससे पता चला। और अगर उसके बारे में सूचना चाहिए तो मैं उन अध्यापकों का नंबर दे दूंगा, क्योंकि मेरा मतलब जो है इस सूचना को का प्रसार नहीं करना है कि वहां बेरोजगार होने वाले हैं। इस सूचना के प्रसार करने का केवल एक कारण है कि उन लोगों से बातचीत कर लो कि क्या वहां की समस्या है, और ये संभव है। क्योंकि भारत में भी जब भी कभी कोई शिक्षा दी जाती, जैसे पहाड़ में है, अब बच्चे को जो है पानी लाना पड़ता था, तो उसके हिसाब से पढ़ा देते थे कि भाई उस बच्चे को बाद में शिक्षा दे देंगे। तो इस तरह से जब हम लोग रूटीन में एक दूसरे की चीजों को पूरक हो सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देश जो है विभिन्नताओं का देश है। 200 से अधिक भाषाएं भारत में जो है प्रचलित है, जिसमें कि बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं, अगर उनको जोड़ लें तो 5,000 वाली है, 5,000 10,000 बोली वाले की बहुत भाषाएं। जब मैं साहित्य अकादमी के फंक्शन में अभी लगभग 1.25 वर्ष पहले गया था, मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले पिछले फरवरी में, यानी फरवरी 2020 में, तो मुझे ऐसे 2 विद्वानों से मिलने का मौका मिला। एक विद्वान मिले जो 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 सीमा में रहते थे, क्या कहते हैं, एक हमारा प्रदेश है, बहुत लंबा प्रदेश है, उसको क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे नाम। वो जो है पूर्वी राज्य है और आसाम के बिल्कुल बगल में है, तो वो लंबा सा है उसमें नक्शे में। तो वहां के 10,000 की भाषा वाले एक विद्वान आए थे, जिनको साहित्य अकादमी इनाम भी मिला हुआ था। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने उनसे वायदा भी किया कि मैं आऊंगा, क्योंकि उनके पास जाने से फायदा ये होता है कि एक तो हम सीमा पे आ जाएंगे, सीमा पे आ जाएंगे तो हम 3 प्रदेशों से लोग मिल सकते हैं। और उन्होंने कहा ऐसी भी भाषाएं हैं जिसमें 5,000 केवल बोलने वाले हैं, मैं वहां भी ले चलूंगा। और वो लोग, उन लोगों ने क्या किया, अपने सांस्कृतिक फंक्शन करके, मेला करके, और अब तो क्या हुआ है कि वो जो है एक सेमिनार भी करने लगे हैं, जिसमें भारत से और के दूसरे जगहों से भी बुलाने लगे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। संवाद एक बहुत अच्छा माध्यम है। मैंने बहुत सी बातें अपनी कही, और ये बता सकता हूँ कि 33 साल से जब ये स्माइल दर्पण पत्रिका, जब हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी स्वीडन आए थे, तो एकमात्र पत्रिका है उनकी, सरकारी पत्रिकाओं के पास भी वो रिपोर्टिंग नहीं होगी हिंदी में जो हमने की है। और ये इस बात इसलिए की है क्योंकि हमारे पास स्कैंडिनेवियाई देशों में बिना सरकारी मदद के मेरे पास सब जगह एंट्री थी, जहाँ जब वो राजा से मिल रहे हो, जब प्रधानमंत्री से मिल रहे हो, या किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हो, सिवाय इसके कि मेरे बस में नहीं था जहाँ भारतीय लोग मिल रहे हो। तो कहने का ये तात्पर्य है, जब ये सुविधाएं विदेशों में हैं, जब हम बिना पैसा खाए पिए, बिना कारपोरेटरों के सहयोग से, जब हमारे जैसे लोग भारत के लिए यहाँ लॉबी कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि पहला कहा था कि देवकी माँ ने मुझे पाला है, तो देवकी माँ को कैसे भूल सकता हूँ। अगर ईश्वर ना करे कभी कोई विवाद हो, अगर भारत और नॉर्वे के बीच में अगर युद्ध भी होता है, तो जान तो मैं भारत के लिए दूंगा। हाँ, ये जरूर है, अपना धन नॉर्वे को दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नॉर्वे का विरोधी हूँ, क्योंकि जब मैं नॉर्वे में रह रहा हूँ तो हमारे लिए उतनी ही आदरणीय देवकी माँ है जितनी आदरणीय हमारी यशोदा माँ है। इन शब्दों के साथ
आपने क्या किया है हिंदी के लिए और आप क्या कर सकते हैं? और हमारे जो जहाँ आज हम आए हैं, हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के आदरणीय टंडन जी आए थे। उनको भी चाहिए कि जब ये पत्रिकाएँ आएँ तो अपने बच्चों को बताएँ कि ये पत्रिका है, ये वहाँ हमारे इसमें लाइब्रेरी में रखी है, ताकि उससे भी वो सूचनाएँ ले सकें। और यहाँ की सूचनाएँ, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल फेक है, लेकिन 95% आपकी इसमें सूचनाएँ जो हैं लगभग बिल्कुल सही होंगी। इसीलिए जब भारत से कोई रचना भेजना चाहता है तो मैं उनसे कह देता हूँ कि नए लेखकों को हम प्रोत्साहित तो करते हैं, लेकिन ये पत्रिका जो है प्रवासियों की पत्रिका है और ये नॉर्वेजियन और हिंदी भाषा में है। आप अगर जैसे कि वहाँ से कोई पत्रिका निकालें गढ़वाल से, तो मेरी प्रार्थना है कि वहाँ के लेखकों से कि आप उसकी उसमें थोड़ी कुमाऊनी बोली के कुछ शब्द कर दीजिए, कुछ गढ़वाली कर दीजिए। आपको मेहनत लगेगी, लेकिन दोनों भाषाएँ बच जाएँगी और आपकी भाषा का प्रसार हो जाएगा। जहाँ भी रहें उसका प्रसार करें और घर में सबसे पहले ज़रूरी है, घर में जो है हमारे सभी माता-पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों को जब 6 महीने से ऊपर ही हो तो वह हिंदी या अपनी मातृभाषा या भारतीय भाषा सिखाना शुरू कर दें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपके हिम्मती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और श्रद्धेय डॉक्टर गुड्डी बिष्ट जी का, आदरणीय मोहन चंद्र नौटियाल जी का और अभी हमारी जो बहन जो है प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी जो कुलपति है, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और जो विद्वान यहाँ उपस्थित हैं उनको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मुझे ये अवसर दिया इस समय बोलने का। तो हमें और आपको गुंजन चिड़िया की तरह एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझाने का प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।
प्रणाम, धन्यवाद डॉक्टर गुड्डी बेस्ट। पहले तो मैं आभार भी व्यक्त करूंगा और आपको हार्दिक बधाइयां दूंगा कि आज इस पावन दिवस पर, हिंदी दिवस समारोह पर इतने प्रखर वक्ताओं को, देश विदेश की विभूतियों को आपने विश्वविद्यालय के इस आभासी एक फोरम में जोड़ा और हम न केवल गौरवान्वित हैं वरन लाभान्वित हुए हैं आपके आशीर्वचनों से, आपकी विद्वता से, हिंदी के प्रति आपके स्नेह और अनुराग से। तो चूंकि मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो सर्वप्रथम मैं इस विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया, जो कि इस कार्यक्रम की संरक्षक भी हैं, प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल, उनका आभार व्यक्त करता हूं। कतिपय कारणों से मुख्यालय में न होने के कारण वो आज इसमें प्रतिभाग नहीं कर पाई, किंतु उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और ये कार्यक्रम उनकी संरक्षता में और उन्हीं के मार्ग निर्देशन में ये संभव हो पाया है। तो धन्यवाद है कुलपति महोदया का। और हमारे बीच, चूंकि मैं अभी सुन पा रहा था परम सम्मानित आदरणीय सुरेशन शुक्ल साहब को, आप नॉर्वे से, और जैसा कि आपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का एक भौगोलिक स्थितियां बताई और जिस तरीके से आप उसको एक कड़ी जोड़े हुए हैं हिंदी के साथ, हिंदुस्तान के साथ, तो सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगा और आपकी विद्वता के हम कायल हैं। और आशा करता हूं कि डॉक्टर गुड्डी बेस्ट भविष्य में भी जब भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो यह विश्वविद्यालय, जो कि पर्वतीय अंचल में इस देश के सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में एक अवस्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये जरूर ही आपसे भविष्य में भी लाभान्वित होगा। आपका हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। पुनः मैं प्रोफेसर पूरनचंद टंडन, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से प्रतिभाग जिन्होंने किया इस समारोह में और हिंदी के प्रति अपने अनुराग को प्रदर्शित किया, हिंदी के प्रति अपनी वक्तव्यों को उन्होंने हमारे सामने रखा, तो उनका भी हार्दिक आभार। मैं बड़ा प्रभावित हूं डॉक्टर सुशील कुमार कोटनाला, जो कि सदस्य उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून हमारे ही प्रदेश से हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने न केवल हिंदी बल्कि हमारी आंचलिक भाषाएं जो भी हैं, बोलियां हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, उनके भी एक संवर्धन को लेकर जो उन्होंने बातचीत कही, तो निसंदेह निश्चित ही ये भी भविष्य में हमको प्रेरणा देती रहेगी। आपका आभार, हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि शीर्षस्थ संस्था है उच्च शिक्षण संस्थानों की, वहां से संयुक्त सचिव आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी जी का उद्बोधन भी हमें सुनने को मिला। उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया, तो उसके लिए उनका हार्दिक आभार है, अभिनंदन है कि उन्होंने इस विश्वविद्यालय के प्रति अपने अनुराग को दर्शाते हुए इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और हिंदी दिवस समारोह की गरिमा में संवर्धन किया। हमारे जो आदरणीय कुल सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार खंडूरी साहब, जो कि पूर्व में संयुक्त सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अपनी सेवाएं दे रहे थे और अभी बतौर कुल सचिव इस विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। चूंकि वो पूर्व में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भी ये जो राजभाषा प्रकोष्ठ है उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो उनका विशेष अनुराग रहता है हमेशा हिंदी राजभाषा प्रकोष्ठ के प्रति भी, और हिंदी राजभाषा से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनमें उनका हमें सतत मार्गदर्शन मिलता है। उनका कोटि कोटि आभार, और जिस तरीके से उन्होंने हमें उत्साहित किया है इस कार्यक्रम के लिए, तो ये उत्साहजनक है। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा चूंकि कार्यक्रम का समापन है, लेकिन फिर भी मैथिली शरण गुप्त जी की मुझे वो दो पंक्तियां याद आती हैं हिंदी के परिप्रेक्ष्य में कि जिसको न निज भाषा न निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। वस्तुतः ये दो लाइनें पूरी राजभाषा की उसको परिलक्षित करती हैं हमारे देश की। और मैं सोशल मीडिया पे सुबह एक ऐसे ही एक पोस्ट मुझे मिली, मुझे नाम तो याद नहीं है कि कवि कौन है, रचयिता कौन है, लेकिन मुझे अच्छी लगी तो दो पंक्तियां मैं इस समापन पर आपको सुनाना चाहूंगा कि जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी।
हिंदुस्तान की गौरव गाथा हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा हिंदी। तो मुझे ये पंक्तियां, मैं रचयिता के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए, और मुझे बड़ी सुंदर पंक्तियां लगी। तो आप सभी का एक बार पुनः और विशेषकर डॉक्टर गुड्डी बिष्ट, जो कि समन्वयक राजभाषा प्रकोष्ठ है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की, और जो सतत रूप से इस तरह के कार्यक्रमों को पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से, अपनी नियमित कार्यों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त कार्यदायित्व होते भी एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती हैं। और इतने सुंदर कार्यक्रम को आपने किया, इस अंतर्राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी को आपने समन्वयन करके और पूरा एक ढांचा तैयार करके इन विद्वज्जनों को हमें सुनने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार। जितने भी श्रोता हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी सुधीजन, जितने भी हमारे प्राध्यापक, जो भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, उन सभी का विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मैं कोटि से धन्यवाद करूंगा। और आपने बड़े संयम से और बड़ी ही ध्यान से इस कार्यक्रम को सुना होगा, ऐसा आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है। इसके साथ विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। तो कार्यक्रम आप समाप्त, और इसके साथ ही कार्यक्रम को समाप्त भी किया जाता है। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। मैंने थोड़ा कटु कटु मतलब यथार्थ बोला जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम जी। उसमें